सुप्रभात। आज हम लोग जूझ कहानी का जो बचा हुआ अंश है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे तैसे किसी तरह वह बच्चा स्कूल जाने लगता है। जब वह बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ क्लास के बच्चे जो हैं शरारती हैं। जैसे चौहान का बच्चा है जो उसका गमछा खींचने लगता है, धोती की कांच खींचने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। घर जाते समय वह सोचता है कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निवाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मेरी मदद करेंगे। ऐसा ही आनंद सोचने लगता है। मन में उदास हो गया था क्योंकि उसकी कक्षा के जो बच्चे हैं उससे एक क्लास आगे हैं, लेकिन फिर भी वह स्कूल जाना नहीं छोड़ता है और अपनी माँ के पीछे पड़ करके वह एक नई टोपी और पैंट और एक शर्ट बनवा लेता है और फिर धोती पहन करके खेत जाता है, पैंट शर्ट और टोपी पहन के स्कूल जाने लगता है। मंत्री नामक मास्टर जो हैं कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से ही गर्दन पकड़ करके पीठ पर जोर से मारते थे। सारे बच्चे उनसे डरते थे, कोई शरारत नहीं करता था। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का रहता है जो शरीर से तो बहुत ही दुबला और पतला रहता है, लेकिन बहुत ही होशियार रहता है। उसके सवाल हमेशा सही निकलते हैं। शायद वह घर से पूरी तैयारी करके आता है। हमेशा पहली बेंच पर बैठता है, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, लेकिन गलती से पिछड़ गया। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। लेखक ऐसा सोचने लगता है। फिर लेखक जो है बहुत ही अच्छे से जब मास्टर पढ़ाते हैं तो सारा ध्यान उसी तरफ केंद्रित करके पढ़ने लगता है। एक मराठी के अध्यापक आते हैं जो कविता का वाचन करते हैं और फिर उसका भाव बताते हैं। उनकी कविताओं को आनंद नाम का जो बच्चा है बहुत ध्यान से सुनने लगता है और सुनते सुनते उन्हें कंठस्थ भी कर लेता है। उनसे ये बच्चा इतना प्रेरित हो जाता है कि ये खुद की अपनी कविताएं बनाने लगता है और जैसे प्राकृतिक दृश्य से कवि लोग कविता बनाते हैं, वैसे ही ये भी खेत में जब काम करने जाता तब कविताएं बनाना शुरू कर देता है और इसे कविता बनाने का इतना नशा चढ़ जाता है कि कभी कभी तो वो शाम को ही मास्टर साहब के घर जाकर के दिखा देता है, नहीं तो बहुत ही बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। पाठशाला के एक समारोह में उसे कुछ कविता के लिए आमंत्रित किया जाता है कि कविता करे और वह कविता करता है। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वह बच्चा करता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। खुद सौदालेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। ऐसा आनंद के मन में
गाने लगता है और कहता है कि मैं भी कविता बना सकता हूँ। सब कुछ अनजाने में ही होता रहता है। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह बच्चा जो है प्राकृतिक दृश्यों को देख करके कविता बनाने लगता है और अकेले में उन्हें जोर जोर गुनगुनाता भी था। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो उसे पोंछ देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन ही जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को यह आनंद दिखा आता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज इसका टूट जाता और शाम को ही मास्टर साहब के घर कविता दिखाने चला जाता। मास्टर साहब इसे बहुत शाबाशी देते थे और इसे आगे बढ़ने का हमेशा उपदेश देते थे। संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लयक्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें उसे बताने लगे और उसे लगा कि यह सब हमें अपनाना चाहिए। और वे मुझे पुस्तक भी देते थे, यानी कि वो जो आनंद नाम का लड़का था, मास्टर साहब उसे पुस्तक भी देते थे। और ऐसे करते करते एक दिन आनंद यादव बहुत बड़े कवि बन जाते हैं और कविता करने लगते हैं, जैसा कि हम लोग उनके द्वारा लिखा गया कहानी जूझ पढ़ रहे हैं। जूझ एक उपन्यास है। कहानी अब समापन की ओर है, समापन की ओर जाती है। धन्यवाद।